एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ चुके थे और उसमें हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 के बाद से, और किस प्रकार से फिर एक नई शक्ति का उदय होता है अमेरिका के रूप में। अब यही नई शक्ति यानी अमेरिका के वर्चस्व को हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के रूप में। ठीक है, तब तक आप लगातार जो भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, उन सबको बुलाइए और कहिए कि हम लोग शुरू कर दिए हैं थर्ड चैप्टर, और जितना जल्दी हो सके उतना हमसे जुड़ जाइए। आर्ट फाउंड्री फैमिली से जुड़िए, जितना से जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि आपका पढ़ाई बेटर हो और आपका मार्क्स अच्छे आए, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो, आप लाजवाब हो और पूरे राज्य में आप टॉप 10 में आपका नाम आए। हमारी यही इच्छा है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आपको हम पढ़ा रहे हैं। और आपको केवल इसके लिए पढ़ाना नहीं है, आपको सही एक शिक्षा देना है ताकि आप कहीं जाएं तो आपकी बातों में दम हो, आप किसी चीज को बारे में अच्छे से डिटेल में बता सके, समझा सके। सो हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं और आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो कौन है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने कहा था ना कि हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए आप लोग अमेरिकी वर्चस्व कि अमेरिका के क्या वर्चस्व रहा, कितना वो शक्तिशाली रहा, और इस चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, उस पार्ट के फ्रंट को जानते हैं, उस चीज को जानते हैं कि सबसे पहले कि ये पार्ट हमें क्या कहना चाहता है, यानी इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर। सबसे पहले पार्ट परिचय जब हम जानते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे कि 1989 के बाद से अमेरिका वैश्विक ताकत बनकर के उभरता है। पहला हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहले 1991 से पहले दो ध्रुवीय शक्ति थी जो लगातार कोल्ड वार को बनाए हुई थी। उसके बाद से 1991 के बाद से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक ध्रुवीय शक्ति यानी अमेरिका का उदय होता है। हम इस चीज को कवर करेंगे, यानी इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि उसने किस प्रकार से विस्तार किया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्चस्व की धारणा को, कि वर्चस्व क्या है, वर्चस्व को हम क्या समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में कवर करेंगे। और चौथे में हम लोग देखेंगे कि यूएस को सामना करने के लिए भारत किस प्रकार के नीति का निर्माण करता है, किस प्रकार की नीतियां बनाता है ताकि वो अमेरिका से निपट सके। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है उस चीज को हमने इस चीज में बता दिया है। सभी अपने दोस्तों को बोलिए कि सब कोई आ जाए और जितना ज्यादा मात्रा में हो सके आप जुड़ जाइए हमसे, ताकि हमको पढ़ाने में और आपको मन लगेगा, मोटिवेशन हमको मिलेगा कि चलिए बहुत सारे छात्र आ गए हैं, पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा पहला जो टॉपिक है वह क्या है, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। कि एक नई विश्व व्यवस्था, हमने कहा ना कि सबसे पहले इसमें केंद्र बिंदु के रूप में क्या घूमेगा, अमेरिका। ठीक है, तो इसका मतलब नई विश्व व्यवस्था के बारे में कह रहा है, तो हमेशा आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है कि नए विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में, नई विश्व व्यवस्था के रूप में अमेरिका की शुरुआत होती है 1991 के विघटन के बाद से। तो सबसे पहले इसके कुछ विशेषताओं और पहलुओं पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व। हम देखते हैं कि 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तब क्या होता है कि विश्व की सबसे बड़ी अमेरिका के पास क्या हो गई, आधुनिक सेना मौजूद हो गई। अब उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था, विश्व की सबसे बड़ी आधुनिक सेना अमेरिका के पास उपलब्ध हो गई। क्योंकि 1945 के बाद से ही अमेरिका के वर्चस्व की धारणा हमको देखने के लिए मिल रहा था। 1991 के बाद से यह धारणा एकदम साफ सुथरा हो गई कि नहीं, अमेरिका सच में सुपर पावर है। दूसरा उसने क्या किया, इराक और अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हमने कहा था ना सैनिक कार्रवाई, यहां पर देख रहा है ध्यान से, सैनिक कार्रवाई। तो हमने क्या कहा, अमेरिका के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी आधुनिक सेना उपलब्ध हो गई। दूसरा उसने इस आधुनिक सेना का उपयोग कहाँ किया, इराक और अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद से नाटो का विस्तार करने के क्रम में वो लग गया कि हमको नाटो को हमेशा विस्तार करना है,
इसलिए उसका लीडरशिप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सैनिक वर्चस्व आपको समझ में आ गया कि सैनिक कार्रवाई कैसे किया अमेरिका ने। दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे आर्थिक वर्चस्व। अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी और किस तरह से पूरे विश्व को वह अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम जब कवर करते हैं तो ये ध्यान देखते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व वो विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अमेरिका का दबदबा देखने के लिए मिला। यानी जितनी भी फंड डोनेट करने वाली संस्था थी, बैंक थी, उस सब में अमेरिका का दबदबा देखने के लिए मिल गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा उस पर फंड देता था, इसलिए फंड देने के कारण उसमें उसका अध्यक्ष जब भी चुनाव होता था वो अमेरिका से ही बनता था। इसका मतलब कहीं भी अगर कोई पैसा डोनेट करना होता था तो अमेरिका की राय ली जाती थी, और इसलिए उस संस्था में यानी वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO में अमेरिका की पकड़ मजबूत होते चली गई, उसमें उसका दबदबा दिखने लगा। और यही कारण था कि वो जिसको मन चाहे उसको देता था और जिसको मन चाहे उसको वो रोक लगा देता था। ठीक है, इसके बाद से हमने देखा कि डॉलर किस प्रकार से वैश्विक मुद्रा बनकर के उभरता है पूरे विश्व के सामने। डॉलर पूरे विश्व के सामने क्या करता है? वैश्विक मुद्रा बनकर के उभरता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और टेक्नोलॉजी पूरे विश्व पर हावी हो जाती है। यानी पूरे विश्व पर हर जगह, पूरे विश्व की हर जगह पर अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी और टेक्नोलॉजी पूरे विश्व पर हावी हो जाती है। यानी उसके टेक्नोलॉजी की धूम हो जाती है। हर जगह अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हर जगह अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां, चारों तरफ उस बाजार में इसी कंपनियां देखने के लिए मिली, इसी का टेक्नोलॉजी देखने मिली। यानी पूरे विश्व पर हावी हो गई, विश्व के हर बाजार पर वह हावी हो गई। तीसरा देखेंगे सांस्कृतिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व में हम जब देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका की शक्ति को, अमेरिका के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। और कहीं ना कहीं कुछ कारणों से अमेरिका का कद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह एक ध्रुवीय शक्ति बनकर के उभरा। और उसमें थोड़ा बहुत हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे कि किस प्रकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अमेरिका के कद को बढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को कवर करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से सोशल मीडिया और इंटरनेट ने अमेरिका के कद को बढ़ा दिया था, अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ा दिया था। अब इस चीज को हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका का कद बढ़ गया और इसमें सोशल मीडिया और इंटरनेट की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को आते हैं। ये क्या है? आपका VVI है, आप इसको VVI लगा लीजिए। इससे प्रश्न हर हालत में बनेंगे और निश्चित रूप से बनेंगे, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान करना है। जब भी पढ़ना है तो उसको नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद से तब उसको लिख लीजिए और उसके बाद से तब फिर ऑन करके आप समझते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं और इस चीज को कवर करते हैं। गर्मी ज्यादा है तो गर्मी का बहाना नहीं करना है। जितने आपके दोस्त हैं, बहन भाई जो भी है, आप उसको आर्ट फाउंड्री से जुड़ने के लिए बोलिए और कहिए कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सब कोई जितना जल्दी जुड़ जाए ताकि पढ़ने में मजा आएगा। जितने ज्यादा मात्रा में जुड़िएगा उतने हमको मजा आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई भी टॉपिक जानने होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो आपके कमेंट होंगे उसके रिप्लाई करेंगे। आपको घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रश्न दिक्कत है तो भी आप बेझिझक आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जानते हैं। केवल पढ़ाई संबंधित, इधर उधर को कोई बातें नहीं। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया, इंटरनेट कैसे अमेरिका को सुपर पावर बना दिया था, उसके वर्चस्व को बढ़ा दिया था। तो हम देखते हैं कि अगस्त 1990 ईस्वी में क्या होता है, इराक कुवैत पर आक्रमण करता है और कुवैत को वह अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, अगस्त 1990 में ध्यान देखना है, अगस्त 1990 में इराक क्या करता है, कुवैत पर आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? कुवैत पर आक्रमण करता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, और इसके बाद से क्या होता है, यूएनओ में, कहा यूएनओ में
अमेरिका को अनुमति मिल जाती है कि जाओ और आप कुवैत को छुड़ा कर लेकर के आओ। किससे? इराक से। क्योंकि इराक के कब्जे में कौन रहता है? कुवैत। तो कुवैत को छुड़ाने के लिए यूएनओ के द्वारा अमेरिका को परमिशन दे दी जाती है कि आप जाओ कुवैत को मुक्त कराओ। ठीक है, इसलिए अमेरिका को कुवैत को मुक्त कराने हेतु अनुमति मिल जाती है। तब क्या होता है? फरवरी 1991 में। कब होता है? फरवरी 1991 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश। वह इराक पर आक्रमण करते हैं। वह इराक पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इसमें अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सहयोगी देश थे। लगभग 6,60,000। कितने? 6,60,000 सैनिक की सहायता से इराक पर हमला किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 75%, कितना? 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, इसलिए इस पर अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा था और अमेरिका ही इसका लीडरशिप कर रहा था। तो जॉर्ज बुश क्या करते हैं? इराक पर हमला करने के आदेश दे देते हैं और इराक उसमें परास्त हो जाता है और कुवैत को मुक्त करा लिया जाता है। अब यहां से टर्निंग पॉइंट को समझना है। ठीक है, जैसे इराक परास्त हो जाता है, हार जाता है, कुवैत को मुक्त करा लिया जाता है, देन क्या होता है कि इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अब इसके अलावा इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम दिया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका कोड नाम देता है। क्या देता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इस युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था? स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। पहली बार अमेरिका ने क्या किया था? स्मार्ट बम। हमने पढ़ा है ना कि सैन्य कार्रवाई के समय में अमेरिका के पास आधुनिक सैनिक थे, उसके पास आधुनिक हथियार थे, अच्छी टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी का इसने प्रयोग किया हुआ था। कब? इस खाड़ी युद्ध में। किस खाड़ी युद्ध में? इराक से कुवैत को मुक्त कराने हेतु स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। और इंटरनेट, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा था ना, तो ये युद्ध को इंटरनेट पर वीडियो गेम वार की तरह दिखाया जा रहा था पूरे विश्व को। आप समझ लीजिए कि अमेरिका कितना सुसज्जित था कि एक तरफ इराक पर वह हमला कर देता है कुवैत को मुक्त कराने के लिए और दूसरी तरफ पूरे विश्व को ऑनलाइन वीडियो गेम वार की तरफ दिखाया जाता है। पूरे इंटरनेट पर पूरे लोग उसको ऑनलाइन देखते हैं। और यही कारण था कि इसी इंटरनेट व्यवस्था ने, सोशल मीडिया ने अमेरिकी के वर्चस्व को बढ़ा दिया कि देखो अमेरिका कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, उसके आगे कोई भी देश नहीं टिक सकता है। इंटरनेट की देखो दुनिया में अमेरिका कदम रख चुका है और उसके इंटरनेट के आगे, सोशल मीडिया के आगे कोई देश नहीं टिक पाता है। पहले जो टिक पाता था सोवियत संघ, अब वो 1991 के बाद से खत्म हो चुका है। अब अमेरिका ही विश्व शक्ति बनकर उभरा हुआ है। और यही ना हमने कहा कि इंटरनेट के द्वारा इसे वीडियो गेम वार की तरह दिखाया गया था। जैसे आप क्या खेलते हो? पबजी खेलते हो और बहुत सारा गन फायर खेलते हो, तो क्या होता है कि आप ऑनलाइन खेलते हो या जो उसमें बनाई गई है टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से खेलते हो। बट ये तो सचमुच का वार हो रहा था और उसे पूरे विश्व के सामने। जैसे आप क्रिकेट मैच से देखते हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है, हम उसको ऑनलाइन देखते हैं। पूरा विश्व के लोग वहां पर तो देखते ही देखते हैं, साथ में हम घर बैठे टीवी पर देखते हैं ऑनलाइन। ठीक उसी प्रकार से ये वीडियो गेम वार की तरह इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाया जा रहा था। सो इसने अमेरिका को कद को बढ़ा दिया और इसलिए वीडियो गेम वार को दिखाने के कारण इसे कंप्यूटर वार के नाम से भी संबोधित किया गया। किस नाम से जाना गया? कंप्यूटर वार के नाम से भी इसे जाना गया। तो हम आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि अमेरिका का नई आर्थिक व्यवस्था कैसे सामने आई और उसने पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया, उसकी क्या क्या खासियत थी हमने जाना। इससे पहले दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत पर कब हमला किया था, तो इसका सही जवाब है 1971 ईस्वी में। आज का आपसे सवाल है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था?
हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ पढ़िए, स्ट्रेस नहीं लेना है और मन लगा के पढ़ना है। इस बार एग्जाम में झंडा गाड़ देना है। इस बार एग्जाम में क्या करना है? झंडा गाड़ देना है। और जितने भी आपके दोस्त, भाई बहन, आपका क्लासमेट जो भी है, सबको बुला कर लेकर कहिए कि हम लोग आर्ट फाउंड्री से जुड़ रहे हैं सर। एक नए मोटिवेशन के साथ पढ़ाइए, हमको भी मजा आएगा, हमको भी आनंद आएगा आपको पढ़ाने के लिए। सो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप भले से नहीं पढ़िएगा, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको हारने नहीं देंगे, क्योंकि कमजोर बच्चों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ हम कभी नहीं छोड़ते हैं। और निश्चिंत हो जाइए, हम आपको अच्छा कराएंगे और एग्जाम में आपको बेटर रिजल्ट दिलाएंगे और साथ में आपको बेटर जानकारी देंगे, ताकि आप कहीं भी खड़े हो जाइए तो आपकी बातों में दम हो। जहां पर आप खड़े हो जाइए वहां पर ठहरने के लिए बहुत किसी को सोचना पड़े कि इसके पास इतनी नॉलेज कैसे आ गई, बेटर नॉलेज कैसे आ गई। तब तक के साथ बिना स्ट्रेस के आप पढ़ते रहिए, मन लगाइए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए।